अरे सुनो, एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? ठीक है। मेरे पास ना दो खिड़कियां हैं, एक और दो खिड़कियां हैं, और मैंने यहाँ से ना बड़ी सारी बॉल ले ली, क्रिकेट बॉल, उन सबको इन खिड़कियों में से मारा, है ना। ये सब दीवार है, तो दीवार से तो जब भी लगेगी वापस आ जाएगी, लेकिन जब खिड़की से लगेगी तो पार कर देगी, है ना। तो अगर यहाँ खिड़की से लगी तो पार कर देगी, और यहाँ खिड़की से लगी तो पार कर देगी। यहाँ खिड़की से लगी तो यहीं पर तो लगेगी, ये मेरी सामने वाली दीवार है जहां पर मैं देख रहा हूँ बॉल कहाँ कहाँ लगी है, ठीक है। तो यहाँ वाली खिड़की से लगी तो यहाँ 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 इस रीजन में लगेगी बस, और यहाँ वाली खिड़की से निकली तो इस रीजन में लगेगी बस, है ना। यही तो होगा। और बिल्कुल सेम होगा अगर मैं ये बॉल की जगह कोई इलेक्ट्रॉन्स ले लूं। अरे इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे ही है जैसे बॉल है ना। तो मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन मैंने फायर किए तो पहला केस ले लेते हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन की बीम फायर कर दी, बहुत ज्यादा तगड़ी सी बीम। तो ये रही इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा तगड़ी सी बीम, एकदम मजेदार निकल रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम निकली तो यहाँ पर और यहाँ पर पैटर्न बन जाना चाहिए, ऊपर इधर इधर क्यों जाएगी, कोई रीजन ही नहीं है ना। मगर मगर हुआ क्या कि ना कुछ अजीब सो पैटर्न बन गया, कुछ इस प्रकार का, सच दैट यहां ज्यादा, फिर कम कम, फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा, फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा, फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा, बीच में खाली खाली भी है। जहां मैंने ब्लैक लाइन बनाई है वहां बिल्कुल खाली है, ठीक है, कोनो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ पैटर्न बन गया। और ये पैटर्न पता नहीं यार, देखा देखा लग रहा है थोड़ा, है ना। इस पैटर्न का जरा इंटेंसिटी का कर्व बनाए। यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ऐसा। यहां मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो कुछ इस प्रकार का इंटेंसिटी का कर्व बन रहा है, इस प्रकार का इंटेंसिटी का कर्व बन रहा है। ये तो देखा देखा लग रहा है यार, कहां देखा था? हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, है ना, देखा हुआ है ना। तो वही है ये, बिल्कुल वैसी पैटर्न बन रहा है। अच्छा, तो ठीक है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा तो था ही कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो मे भी दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, वो दोनों के दोनों इंटरफियर वगैरह कर दें, पता नहीं कुछ ऐसा होगा, दो इलेक्ट्रॉन इंटरफियर वगैरह कर दें और वैसा पैटर्न दे दें, है ना, हो सकता है, क्या दिक्कत है। मगर मगर अगला, चलो ठीक है, यही होगा। केस 2 देखते हैं। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को फायर किया 1 बाय 1, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मारा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मारा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन मारा, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, तुम फोटोन ले लो, है ना, या फिर तुम कोई भी और पार्टिकल ले लो यार, मतलब छोटे ऑफ कोर्स, है ना, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, कई सारे एटम्स के साथ करके भी ये देखा गया है, इवन कई सारे मॉलिक्यूल्स के साथ भी करके ये देखा गया, जैसे कि C60 जो बकी बॉल्स हम कहते थे, बचपन में पढ़ते थे 10वीं में, है ना, वही, उन सब के साथ हमने करके देखा ये सब, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब कुछ करके देखा। तो अब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फायर कर रहा हूं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, एक फायर किया, फिर दूसरा फायर किया, फिर तीसरा फायर किया। यार अब अगर एक जा रहा है तो इसमें से निकला या इसमें से निकला, कहीं एक जगह से तो निकलेगा, तो यही बनना चाहिए ना, है ना, तो यही बनना चाहिए पक्का, चाहे इसका वेव नेचर हो भी तो भी या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा, ठीक है, और यहां से निकला या यहां से निकला तो ये बन जाना चाहिए बस, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पैटर्न होना चाहिए, लेकिन अगेन ये पैटर्न बना नहीं, ये पैटर्न बना नहीं, तो क्या बना? अगेन बिल्कुल ऐसा ही जैसा इंटरफेरेंस में बना था, बिल्कुल वैसा, ठीक है। ये लो, फिर से वैसे ही बना दी हमने, ऐसा। अच्छा, फिर से ऐसे ही बना, लेकिन यार एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब ऐसा कैसे हो गया, पता नहीं। चलो फिर तीसरा केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं, और वो है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां जाना था, हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फायर किया,
और जब इलेक्ट्रॉन जाना था तब ना मैंने यहां पर एक बंदे को खड़ा कर दिया देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है। ठीक है, देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, कहां से जा रहा है। यहां खड़ा कर दूं, चाहे यहां खड़ा कर दूं, कहीं भी खड़ा कर दूं। ठीक है, तो जब ये ऑब्जर्व किया मैंने तो भाई साहब रिजल्ट थे एस्टोनिशिंग। ठीक है, दिमाग हिला देने वाले। यार अभी अगर तू भाई इलेक्ट्रॉन ऐसा पैटर्न दिखा रहा है एक एक जाने पे, तो चाहे यहाँ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो तब भी तो तू ऐसा ही पैटर्न दिखाना, लेकिन उसने ऐसा पैटर्न नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये मेरा गेट कीपर था। ठीक है, गेट कीपर। और ये जो गेट कीपर था, जैसे ही इसने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, तो वो किसी एक स्लिट में से निकला और ऐसा रिजल्ट बना दिया। हो क्या रहा है ये, थोड़ा दिमाग हिल नहीं गया भाई साहब, ये बड़ा अजीब हो गया है ना। तो अब देखते हैं क्या हुआ। चलो फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में दो बेसिक एक्सपेरिमेंट हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रॉन की इंटरफेरेंस और दूसरा है हमारा स्टर्न गैलिक एक्सपेरिमेंट। इन दोनों में से पहला एक्सपेरिमेंट जो कि है इलेक्ट्रॉन की इंटरफेरेंस, स्टर्न गैलिक एक्सपेरिमेंट को हम फर्दर वीडियोस में करेंगे। मगर ये इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पर बढ़ने से पहले दो छोटे छोटे नोट। पहला नोट तो ये, जल्दी से अभी के अभी अपनी कॉपी निकाल लो, अपने पेन निकाल लो और नोट बनाना चालू कर दो। और जो पहले मैंने लिखा था, पहले इंट्रो में बोला था, उसका भी नोट्स बना लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार पता है क्या होगा, अगर तुम अभी नोट्स नहीं बनाओगे तो होगा ये कि तुम लेक्चर तो पूरा का पूरा देख लोगे, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जब तुम्हें रिवाइज करना होगा तो तुम्हें लगेगा यार मैं तो भूल गया, क्योंकि हमारी मेमोरी तो वोलेटाइल होती है ना, सब खो जाता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि नोट्स बना लो, वरना तुम्हें फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा जो कि अगेन बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इससे बढ़िया है कि नोट से तो जल्दी जल्दी तुम पढ़ लोगे, है ना। जो 40-45 मिनट का लेक्चर था वो 15 मिनट में आराम से तुम नोट से अपने पढ़ लोगे। ठीक, तो एक बात तो ये। और दूसरी बात ये, जो इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस है इसको पढ़ने के ना यूजुअली दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाए, जो कि अभी मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट किया तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, है ना। उसके बाद क्वांटम थियरी पढ़ी जाए, है ना, क्वांटम थियरी पूरी की पूरी समझी जाए काफी हद तक। उसके बाद जवाब दिया जाए ये वाई का, कि भाई जो हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को बीम के साथ मारा, चाहे बिना चाहे एक एक करके मारा, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन जब उसके आसपास हमने कोई ऑब्जर्वर रख दिया तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये या तो ये किया जाए कि पहले एक्सपेरिमेंट, फिर क्वांटम थ्योरी पढ़ी जाए, फिर इस वाई का जवाब दिया जाए। या फिर दूसरा जो तरीका हो सकता है वो मैं जो कि अपना रहा हूं, वो है कि एक्सपेरिमेंट पहले बताया जाए, जो कि मैंने बता दिया, फिर वाई का जवाब दे दिया जाए अभी के अभी, उसके बाद क्वांटम थ्योरी स्टार्ट की जाए। मैं ये कर रहा हूं, रीजन बीइंग, इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और एंड तक जो नहीं जाता उसको जवाब भी नहीं मिलते ढंग से, है ना। तो इसलिए अपन पहले ही इसका वाई का जवाब ले लेंगे। ऑल्दो अगर इसको कहानी की तरह समझना चाह रहे हो तो तुम्हारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इतना वियर्ड बिहेवियर आया है, इसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, है ना। तो जब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सारे के सारे लोग लगे तो बहुत सारी थियरीज आई। एक सबसे पुरानी, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड और वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी जो है वो है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। कोपेनहेगन ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये हमारे दो भाइयों ने दिया है, अपना बोहर भाई और अपना क्या नाम है, ये कौन है वो, हाइजेनबर्ग, है ना। इन दोनों ने मिलकर ये इंटरप्रिटेशन दिया कोपेनहेगन जगह में। ठीक, दूसरी है पायलट वेव थ्योरी। अब ये जो पायलट वेव थ्योरी है इसको बोहमियन मैकेनिक्स भी कहते हो, जैसे हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स होती है, वैसे ही इस भाई ने बोहमियन मैकेनिक्स बनाई। और ये ऑल्दो उतनी एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, बट यहाँ पर मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसकी जो पिक्चर है ना वो बड़ी अपीलिंग है, बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा समझ में आया भाई साहब, तो ऐसा ना ऐसा इसमें है, तो इसलिए हम इसको यहाँ रखा हुआ है। और भी बहुत सारी थियरीज है, बहुत सारी है, मैंने तो 4 ही लिखी है। एक मेनी वर्ल्ड थियरी है,
एक ये रेट्रो कॉजालिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी थियरीज है। ठीक है, क्या पता आप भी कोई मस्त सी थियरी लिख दो, फिजिसिस्ट बन गए, फिर यहाँ पे आपका नाम आ रहा हो डैश इंटरप्रिटेशन, है ना, क्या पता। चलो, तो इस सब में से हमको मेनली यही पढ़ना है, कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन, मतलब कि हमारे कोर्स में यही है। मगर मैं पहले पायलट वेव थ्योरी को भी पढ़ाने वाला हूँ। क्यों पढ़ाने वाला हूँ? इससे अच्छी सी पिक्चर मिलेगी, उसके बाद हम कोपनहेगन। चलो अब जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं पायलट वेव थ्योरी को। इसमें पायलट वेव का मतलब क्या है कि वेव जो है तुम्हारा पायलट है। जैसे हम एरोप्लेन में जाते हैं तो एक पायलट होता है, बाकी सारे पैसेंजर होते हैं। तो जो पायलट जहां ले जाना चाह रहा है वहीं जाएंगे हमारे पैसेंजर, है ना। तो हमारी जो वेव है वो पायलट है, या फिर वेव जो है वो गाइड भी है हमारी कि किधर को जाना है। ठीक, अच्छा, इसी को हम डे ब्रॉय-बोम थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि डे ब्रॉय का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डे ब्रॉय वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, और डेविड बोम ने इस थ्योरी को दिया है। ठीक है, तो डे ब्रॉय बोम दोनों को आप देख पा रहे होगे। ये जो डेविड बोम है, इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है, क्या नाम है, क्वांटम थ्योरी बाय डेविड बोम। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, मैंने नहीं पढ़ी है, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है, मैंने रिव्यूज सुने हैं। अच्छा, तो चलो, अगर इसको अच्छे से समझना हो पायलट वेव थ्योरी को, तो आप वेरिटासियम चैनल विजिट कर सकते हो, उन्हीं की क्लिप्स भी मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहली बात जो पायलट वेव थ्योरी में हमको जाननी है, इसको ऐसा समझो कि यार एक कोई सरफेस है, उस पानी का सरफेस है, और आपने कोई हाइड्रोफोबिक सी बॉल उसके ऊपर छोड़ दी, जैसे कि उसमें ऑयल का एग्जांपल लिया गया, हम अपना पानी का ले लेते हैं। तो ये पानी है, पानी में आपने हाइड्रोफोबिक सी बॉल छोड़ दी, जैसे ही आपने हाइड्रोफोबिक बॉल छोड़ी, ग्रेविटी की वजह से नीचे गई, लेकिन हुआ क्या, पानी ने फिर बाद में धक्का मार दिया, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे बाउंस ऑफ करने लग गई। तो जब ये बाउंस ऑफ कर रही है, साथ में ये वेव्स भी बना रही है ना, और ये रियल वेव्स है। तो बाउंस ऑफ करते हुए ये जो वेव्स बना रही है, अब उन वेव्स के साथ ये इंटरैक्ट भी तो कर सकती है। ठीक है, तो जब ये बॉल ही इन वेव्स के साथ इंटरैक्ट करने लगेगी, तो उन्हीं इंटरैक्शन की वजह से ये आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है ना। इसी चीज को हम यही मेनली हमारा फंडा है पायलट वेव थ्योरी का, कि हमारा जो भी पार्टिकल है वो अपने साथ एक वेव लेकर चलेगा, एसोसिएटेड उसकी एक वेव होगी, जो कि डे ब्रॉय भाई ने भी कहा था। तो इसलिए डे ब्रॉय भाई का हाइपोथेसिस यूज हो रहा है। तो लेकिन उसी वेव के साथ ये इंटरैक्ट भी करेगी। ठीक है, उसी वेव के साथ ये इंटरैक्ट भी करेगी, और जब ये उसी वेव के साथ इंटरैक्ट करेगी तो कुछ अलग अलग प्रकार के सीन होंगे। ठीक है, सेम चीज हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ में अपनी वेव्स लेकर चल रहा है, और उन वेव्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन अब वो करेगा, इंटरफियर करेगा, और फाइनली कुछ ना कुछ पैटर्न हमारे पास बन के आएगा। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को अब देखते हैं हम उसमें, अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, है ना, उसमें क्या हुआ था, हमने स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल छोड़ी, चाहे एक भी पार्टिकल छोड़ा। जब एक भी पार्टिकल छोड़ा तो भी वो जो था इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा था। देखो, जब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोड़े तो इंटरफेरेंस बनाने का फिर भी सेंस समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या पता वेव एसोसिएटेड है, तो वो दोनों वेव इंटरफियर कर जाती हो, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता हो, थोड़ा सेंस बनता है। मगर अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वहां इंटरफेरेंस पैटर्न बनना, ये समझ नहीं आता। देखो, अब वो भी समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? कि अब जैसा आप यहां पर देख रहे हो, इस केस में हमारे जो पार्टिकल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वो जो गोले गोले आप देख रहे हो उसको इलेक्ट्रॉन्स ही समझो। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने साथ एक एसोसिएटेड वेव लेकर चल रहे हैं, और वो जो वेव है वो दोनों स्लिट से पास हो रही है ना। वेव जो है वो दोनों स्लिट से पास हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉन एक ही स्लिट से जा रहा है, मगर वेव जो है वो दोनों स्लिट से पास हो रही है। और उस वेव के दोनों स्लिट से पास होने की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एक स्लिट पार कर भी दी, तो भी वो इंटरफियर तो कर रहा है, और अगर वो इंटरफियर कर रही है वेव्स, तो वो उसको इधर को या ऊपर को कहीं को भी गाइड कर सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ, फाइनली कहानी का मूल क्या हुआ कि जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रॉन ने ही जो जनरेट करी थी, इलेक्ट्रॉन ने जो वेव्स जनरेट करी थी, वो वेव्स आपस में इंटरफियर कर गई। क्यों? क्योंकि वेव्स तो दोनों स्लिट में से निकली,
वहां से जो वेव्स निकली वो दोनों इंटरफियर करी। जब वो इंटरफियर करी उन्होंने फिर इस इलेक्ट्रॉन को गाइड किया कहीं और जाने के लिए। और जब इसका हम रिजल्ट निकालते हैं ना, मतलब कि इसका स्टैटिस्टिकल पूरा इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हमको समझ में आता है इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, मतलब कि जैसा कि YDSE में आता है। ठीक है, तो इसमें ये 4 मेन पॉइंट हो गए। सबसे पहली बात कि पायलट वेव के कॉन्सेप्ट में रियल वेव की बात की गई है। दूसरी बात कि यहां पर हमारा de Broglie वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स हैं मगर वो वेव्स क्रिएट कर रहे हैं और उन्हीं से वो इंटरफेयर करके और उन्हीं से वो इंटरफेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, चौथा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू वन स्लिट ओनली। इलेक्ट्रॉन तो एक ही स्लिट से पास हो रहा है मगर जो वेव्स हैं वो दोनों स्लिट से पास हो रही हैं और वो आपस में इंटरफेयर भी कर रही हैं। आई होप ये जो एनिमेशन थी इससे भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा और यहां से भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर बाय एनी चांस अगर नहीं हुआ तो आप ये चैनल विजिट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया चैनल है। और बहुत फाइनली आ जाते हैं अपनी कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन पे। लेकिन कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को समझने से पहले एक चीज समझनी उसका प्रीलिम्स है और वो है वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन में अभी डिटेल में नहीं जा रहे, वेव फंक्शन पे अलग से डिटेल में लेक्चर बनेगा, बट फिलहाल के लिए छोटा सा समझते हैं वेव फंक्शन क्या होता है एक्सेट्रा। लास्ट क्लास में हम एंड तक, लास्ट क्लास के बिल्कुल एंड तक हम इस बात पर आ चुके थे कि अगर लाइट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। अगर साउंड है तो उसके लिए प्रेशर ऑसिलेट कर रहा है। और अगर लाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है तो उसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी लाइट की वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखी जाएगी। साउंड की जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो भी प्रेशर की टर्म्स में लिखी जाएगी, है ना। अब ऐसे ही अगर हमारे पास कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है या कोई मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ एसोसिएटेड कोई वेव है। अभी मैं ये नहीं कह रहा वेव कोई रियल है कैसी है, कुछ नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड वेव है तो वेव फंक्शन होना चाहिए था उसका। मतलब कि उसके साथ एसोसिएटेड वेव है तो वेव तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वही चीज है हमारी वेव फंक्शन। क्या है? वेव फंक्शन। उसको हमने साई से रिप्रेजेंट किया था, ऐसे त्रिशूल की तरह बनाते थे, है ना। तो अब इसके बारे में छोटी सी डिस्कशन ये है बस कि वेव फंक्शन जो साई है ना, इसका अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अभी तक तो एटलीस्ट नहीं है ना। कोई काफी लोगों ने सोचा सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत लोगों ने सोचा कि अरे यार क्या हो रहा है ना। बहुत लोगों ने सोचा कि यार कुछ मिल जाए, क्या हो सकता है ये क्या पता इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप हो, कुछ बहुत कुछ सोचा लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, है ना। तो यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका तो नहीं मिला, मगर हमारा एक बंदा था जिसका नाम था मैक्स बोर्न। पैदा किया जिसको BORN, नॉट बोहर अलग है बोर्न अलग है, दोनों अलग बंदे हैं, है ना। इसने साई का इंटरप्रिटेशन तो नहीं दिया मगर साई स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन दे दिया और उसने कहा कि मॉड साई का स्क्वायर जो होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दर्शाएगा। अभी के लिए ऐसे ही मान लो कि प्रोबेबिलिटी को दर्शाएगा। ठीक है, अभी के लिए प्रोबेबिलिटी को दर्शाएगा। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, है ना। समझ में आया क्या मतलब? कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेव फंक्शन लिख रहा हूं और बना रहा हूं वेव फंक्शन का डायग्राम और वो कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना। अगर वो ऐसा आ रहा है तो इससे मैं साई के स्क्वायर का डायग्राम भी बना सकता हूं। कौन सी बड़ी बात है, आता ही है इतना तो अपने को, है ना। कुछ ऐसा 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 आएगा, है ना। जब ये ऐसा आया तो यहां पर देख के मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? यहां जहां साई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये छोटा छोटा अपने शब्दों में लिख लेना कि मॉड साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दर्शा रहा है। दैट मींस कि जहां मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे आएंगे, डोंट वरी, सब कुछ समझ लेंगे। चलो इसको मिटाया जाएगा। हाँ, अब फाइनली आ जाते हैं अपना किस पे? कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन पे। तो जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है ना, वो क्या
करती है वो यही प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलती है काफी हद तक, है ना। और उसके अंदर ना दो चीजों का बहुत महत्व है, एक तो है यही प्रोबेबिलिटी, दूसरा है सुपरपोजिशन। दोनों को अच्छे से समझेंगे। पहले समझते हैं कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का जरा सा हिस्ट्री, छोटी सी है। तो कोपेनहेगन एक जगह है डेनमार्क के अंदर, है ना, यूनिवर्सिटी भी है वहां। वहीं पर हमारे नील्स बोहर भाई ने और वर्नर हाइजेनबर्ग भाई ने, इन दोनों ने मिलकर रिसर्च करी थी। तो नील्स बोहर जो है वो वर्नर हाइजेनबर्ग से अच्छे खासे बड़े हैं, है ना। तो 1925 से 1927 के बीच ये इंटरप्रिटेशन पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब अगर आप इसके बारे में सर्च वर्च करोगे तो आपको कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। मतलब जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप एकदम से बता दोगे कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो उसके लिए आप जनरलाइज्ड स्टेटमेंट एक दे सकते हो ना। ऐसे ही कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के बारे में एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इन दोनों के आपस में भी विचारों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। तो ये जो वर्नर हाइजेनबर्ग है ये कुछ 20 साल का था जब ये काम करता था मैक्स बोर्न के पास, है ना, इसके पास काम करता था। लेकिन इसको उसके आइडियाज बड़े अच्छे लगते थे, तो इसने अप्रोच किया, पाउली की अप्रोच लगा के अपना कुछ काम भेजा, रिसर्च वगैरह भेजी। तो बोहर को बड़ी पसंद आई। बोहर ने कहा आ जा भाई कोपेनहेगन आ जा, यहीं पे रिसर्च करेंगे। तो दोनों ने रिसर्च वगैरह करी। जब ये 20 साल का था तब वो 36 साल का था, है ना। तो दोनों की अच्छी खासी एज में डिफरेंस है ना। और फिर दोनों ने अच्छा खासा टाइम लगाया, रिसर्च वगैरह करी। हाइजेनबर्ग ने एक अच्छी खासी मैथ्स भी डेवलप करी थी जो क्वांटम मैकेनिक्स को समझाने के लिए थी, और वो था पूरा मैट्रिक्स वाला मेथड था, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स वाला मेथड था। और अगर आपने थोड़ा सा सुना हो, पढ़ा हो, तो आपको ये भी पता होगा पाउली का भी एक स्पिन मैट्रिसेस आगे जाके आएंगी, है ना। तो फाइनली मेन काम चलो यही है कि इसका ये मैट्रिक्स वाला मेथड था जो कि उतना अच्छा सा, जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स था। लेकिन जब स्टुडिंजस भाई आया उसने अपनी एक इक्वेशन वगैरह दी, और वो जो उसकी जो मैथ्स थी वो बहुत ही आसान थी। तो स्टुडिंजस की बहुत फेमस हुई और भाई की थोड़ी सी कम रह गई, है ना। स्टुडिंजस के बारे में अगले लेक्चर है। चलो फाइनली आ जाते हैं इस टाइम फ्रेम में इनकी कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन आई। अब चलो फाइनली इंटरप्रिटेशन पे आते हैं यार। तो अब हम कोशिश करते हैं कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन से इसी चीज को समझने की, ठीक है। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में पहला केस है जब हमने कोई डिटेक्टर नहीं लगाया। जब हमने कोई डिटेक्टर नहीं लगाया और इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके फायर किया, तो विद टाइम ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन गया, है ना। इसके लिए एक वीडियो में मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। विद टाइम कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन गया। हो सकता है आप ये सोच रहे हो यार YDSE में तो ये पीक्स का लेंथ वगैरह बिल्कुल सेम होती थी इंटेंसिटी के कर्व में, तो नहीं, आगे जाओगे तो ऐसे घटता रहेगा वो, ठीक है। तो वो सही है, डोंट वरी। अच्छा, तो अब सवाल ये आया कि यार इसको अगर हम पार्टिकल की तरह सोचेंगे, बॉल की तरह सोचेंगे जो कि खिड़की से निकल रहा है, तो अगेन यहाँ पर और यहाँ पर ही इंटेंसिटी होनी चाहिए, बाकी जगह नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों आ रही है? तो आई वुड सजेस्ट, हमने जैसे इलेक्ट्रॉन को अभी तक हम देखो, हमें बचपन से 11th क्लास से ही ये समझाने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे सोचो, एक क्लाउड की फॉर्म में सोचो, है ना, एक क्लाउड की फॉर्म में सोचो। तो इसको अगर हम एक क्लाउड की फॉर्म में सोचें तो आई थिंक हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। और ये क्लाउड का क्या मतलब है? ये क्लाउड का सीधा सीधा मतलब ये अब ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि भाई ये सारे नेगेटिव चार्ज है, मिला दोगे तो टोटल ई का चार्ज बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज हो नहीं। बट इसका मतलब ये है कि यहाँ जहां ये डेंसिटी कम है तुम्हारे क्लाउड की, वहां पर असल में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो कम होगी, ठीक है। और जहां पर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, जैसे कि यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो ये मैंने एक तरह से इसके मॉड साई का स्क्वायर का ग्राफ बनाया है ना, कि ये कैसा इसका मॉड का साई स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब हमको क्या समझना है कि ये जो क्लाउड है ना, ये इधर से और इधर से गया। जब ये क्लाउड मतलब यार ये अब पूरा ये क्लाउड ऐसा है कि ये हर जगह है
है ना, कहीं इंटेंसिटी कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन हर जगह ये क्लाउड है। और अगर ये हर जगह क्लाउड है तो ये दोनों में से एक साथ निकल सकता है ना, जबकि हमारा अगर हम पार्टिकल समझे इलेक्ट्रॉन को तो वो या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा, लेकिन अगर हमारा पूरा क्लाउड है तो वो दोनों जगह से एक साथ निकलेगा। ठीक है, और देखो यही हमारा पहला पॉइंट है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन का, क्या कि इलेक्ट्रॉन इज इन ऑल पॉसिबल स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो हर पॉसिबल स्टेट में है। अब देखो स्टेट का मतलब हर चीज से हो सकता है। स्टेट मतलब कि अभी के लिए पोजीशन भी है, मोमेंटम भी है, स्पिन भी है, ये सब कुछ ही स्टेट के अंदर ही आएगा। और इन सबको हम दर्शाएंगे, मतलब निकालेंगे वेव फंक्शन की मदद से। तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट निकालने का तरीका ये वेव फंक्शन ही होता है। तो कई बार वेव फंक्शन को ही अपन स्टेट बोल देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी एक नोटवर्दी पॉइंट लिख लेना, इन क्वांटम मैकेनिक्स एवरी स्टेट इज डिफाइंड विद बाय द वेव फंक्शन। ठीक, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन ऑल पॉसिबल स्टेट्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो हर पॉसिबल स्टेट में डिफाइंड है। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अगर क्लाउड की फॉर्म में है तो ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि इस जगह है, इस जगह है, इस जगह है, इस जगह है, नहीं, हर जगह है। तो क्योंकि ये हर जगह है तो वो हर जगह में से यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। मतलब कि अगर क्लाउड है, क्लाउड को तो यार थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं ना कि यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है। और क्लाउड किस चीज का है? क्लाउड है प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन मिलने की, यहाँ कम, यहाँ कम। तो अब क्लाउड निकला और यहाँ दो जगह से निकल गया तो भाई साहब इंटरफेयर हो ही जाएगा, काम हो जाएगा अपना, है ना। तो इसको जरा सा इमेजिन करने के लिए हमने कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अच्छा, तो यही बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हर पॉसिबल स्टेट में है। तो इट्स नॉट गोइंग फ्रॉम स्लिट 1 और स्लिट 2। ऐसा नहीं है कि वो स्लिट 1 से या स्लिट 2 में से जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से जा रहा है या यहां से जा रहा है, वो दोनों में से एक साथ जा रहा है। इट इज गोइंग फ्रॉम स्लिट 1 एंड स्लिट 2, दोनों में से एक साथ हो जा रहा है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। और अगर नहीं भी हुई तो डजंट ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि शुरुआत में तो ये थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बट कोई बात नहीं, अभी तो क्वांटम हमने शुरू ही करी है हमारे पास। तो अब फाइनली हमने खरीद लिया एक डिटेक्टर और हम मेजर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाकर दोनों स्लिट्स में से पास हो रहा था। तो उसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, जानने के लिए कि कौन, हाँ दोनों स्लिट से कैसे पास हो रहा है तू, हाँ क्या कौन है तू, तो हमने ये गेट कीपर सा लगा दिया, है ना, ये डिटेक्टर लगा दिया जो कि देखेगा कि इलेक्ट्रॉन दोनों से पास हो रहा है तो कैसे पास हो रहा है। अब देखो पहले वाली चीज बहुत वियर्ड थी, है ना, कि अब तुम ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में टूट के चला गया तो वो बहुत ही अजीब लगेगा, तो वो बहुत ही अनकन्वेंशनल लगेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो कोई पार्टिकल था ना, वो टूट के ऐसे इंटरफेयर थोड़ा ना किया। लेकिन उसको अगर हमने क्लाउड से समझने की कोशिश की तो थोड़ा आइडिया मिल गया, हाँ, कि वो पहले ही फजी सा था, फिर निकला तो अगेन फजी सा होगा, इंटरफियर कर जाएगा, हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जब हमने डिटेक्टर लगाया और डिटेक्टर से हमने नोटिस करने की कोशिश करी कि भाई वो दोनों से कैसे निकल रहा है, तो अब वो दोनों से निकला ही नहीं, अब वो केवल और केवल एक से निकला, है ना। कभी इससे निकला, कभी इससे निकला, कभी इससे निकला, कभी इससे निकला, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक से निकला। और तो और तुम डिटेक्टर चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे दोनों पे लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, कहीं भी लगा लो, हर जगह होगा यही कि ऐसा ऐसा पैटर्न बनेगा, मतलब कि स्लिट्स के सामने ही इलेक्ट्रॉन जाकर टकराएगा बस। अब ये तो और भी ज्यादा खतरनाक चीज हो गई। अब ये पहले तेरा वे नेचर था, पार्टिकल नेचर कैसे आ गया, अब तो बिल्कुल तो उसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोई बॉल की तरह, क्रिकेट बॉल की तरह, है ना। तो अब ये क्या हुआ, देखो इसको बहुत अच्छे से तो एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट, है ना, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही उसको डिटेक्ट किया गया तो उसने दिखाना शुरू कर दिया अपना पार्टिकल नेचर। ठीक है, अपना पार्टिकल नेचर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसने अपना वेव नेचर खो दिया, है ना, उसने अपना वेव नेचर खो दिया। या फिर इसके लिए एक और नाम दिया जाता है
कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन, कि जो उसका वेव फंक्शन था वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, सच दैट वो ऐसा बन गया। क्या मतलब है इसका? देखो थोड़ा सा अगेन थोड़ा एनालॉजी लेके समझने की कोशिश करते हैं। क्या एनालॉजी लेंगे? लेट्स से कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन था जो कि जा रहा था। अब मैंने ना एक स्लिट में से उसको पास करवाना है, ठीक है, इस स्लिट में से पास कराना है, जो कि मैंने बहुत छोटी बनाई, ठीक है। कुछ है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे कि मैंने वो बहुत छोटी बनाई। अब जब मैंने वो बहुत छोटी बनाई तो क्या मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये यहां आया होगा, मैं 100% कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन यही है। अब तुम कहोगे भैया किस टाइम पर होगा, वो सब काम की बात नहीं है अभी, बस ये चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, है ना। ऑल्दो ये उतना भी रिलेवेंट एग्जांपल नहीं होगा, बट फिर भी शायद हमको थोड़ी फील आने लग जाए। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन को हम पास कराना चाह रहे थे, हमने बहुत छोटी स्लिट बनाई, सच दैट ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस स्लिट में से पास करेगा। अगर ये इस स्लिट में से पास करेगा तो मैं क्या 100% ये नहीं बोल सकता कि इसकी पोजीशन यही हो जाएगी, है ना। जब ये यहां पर था तो ये वेव, इसका कुछ ऐसा वेव फंक्शन होगा, क्योंकि इसका अगेन ये बिल्कुल क्लाउड की तरह था, है ना। लेकिन जब ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आएगा तो इसका कुछ ऐसा वेव फंक्शन हो जाएगा ना कि इसकी पोजीशन पर है, ये बाय द वे एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स और यहां सा है, तो कुछ एक्स की पोजीशन पर ही उसका वेव फंक्शन होगा, है ना। इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, आगे जाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ में आ रहा है कि जब हमने यहां से मारा तो उसका अच्छा खासा कोई वेव फंक्शन था, मगर यहां जाकर वो एकदम एक ही पीक पर हो गया, है ना। इसी चीज को हम कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं। मतलब कि जब हम मेजरमेंट करें, देखो हमने एक तरह से उसके पोजीशन की मेजरमेंट कर ली यहाँ पे, है ना, हमने उसके पोजीशन की मेजरमेंट कर ली। तो जब हम मेजरमेंट करें तो जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाता है और चेंज हो जाता है ऐसा। सेम चीज यहां पे हुई, जैसे ही हमने मेजरमेंट करी। अब ये मेजरमेंट तुम कहोगे भैया यहां से आप मेजरमेंट कर रहे हो तो क्या पता आप फोटोन्स मार रहे हो इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फिर वो फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन क्या पता इंटरैक्ट कर दें, इसलिए कुछ अलग हो जाए, हो सकता है। बट अगर हम जितना भी प्रिसाइज या जितना भी एक्यूरेट ये इंस्ट्रूमेंट हम ले लेना तो भी हमेशा यही होगा, ठीक है, यही होगा। तो ये एक काइंड ऑफ बेसिक नियम हो गया है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। तो क्या कहानी थी, कहां थे हम, हाँ, कि जो वेव फंक्शन था जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो इसका वेव फंक्शन ऐसा था, मगर जैसे ही हमने इसको मेजर कर लिया तो ये एकदम ऐसा हो गया। तो हमको एग्जैक्टली पता लग गया कि भाई ये ऐसा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है या यहां से जा रहा है। और दूसरी बात, अगर तुमने एक जगह भी डिटेक्टर लगाया ना, फॉर एग्जांपल यहां डिटेक्टर लगाया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो तुम जितने इलेक्ट्रॉन यहां से गए हैं बाकी सारे अपने आप अगेन इधर से ही गए होंगे, तो तुमने एक तरह से दोनों को ही डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये कहानी भी थोड़ी सी समझ में आई होगी, है ना। अगर आई है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आई है तो डोंट वरी, ये थोड़ा टेढ़ा, है ना। अभी तो हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ी भी नहीं है, अभी हम आगे जाके बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एक बार और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दूसरा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था शुरुआत में ये था इन सुपर पोजिशन, किसमें था, सुपर पोजिशन में, ठीक है। ये सब आई होप आपने लिख लिया होगा। तो शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉन था हमारा वो सुपर पोजिशन में था, ठीक है। सुपर पोजिशन मतलब कि मिली जुली भगत में था, है ना, थोड़ा मिला जुला था। तो सुपर पोजीशन में था जब हम बात कर रहे थे केस नंबर 2 की, मतलब जब हमने डिटेक्टर नहीं लगाया था। लेकिन जैसे ही हमने डिटेक्टर लगा दिया, ये है विदाउट डिटेक्टर, मगर जैसे ही हमने ये लगा दिया, क्या नाम है, डिटेक्टर लगा दिया, तो क्या हुआ, ये सुपर पोजीशन स्टेट इसकी खत्म हो गई, ये सुपर पोजीशन स्टेट खत्म हो गई और ये एकदम मस्त पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गया। ये पूरी कहानी समरी थी अभी तक की, है ना। और क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन था
मतलब कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी की वेव बननी थी इलेक्ट्रॉन की, वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई और एक ही पॉइंट पर जाकर टिक गई, और इसलिए हमारा ऐसा सीन कुछ। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम क्लासिकली कोई एनोलॉजी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम थे, है ना भाई साहब, तुम घर पे बैठे हुए थे और घर पे बैठ के बहुत कुछ कर रहे हो सकते हो, खाना खा रहे हो सकते हो, पढ़ने बैठ सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो यार, टीवी देख रहे हो सकते हो, फोन चला सकते हो, इंस्टा चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, कुछ भी कर रहे हो सकते हो। जब तुम घर पे थे और ये सब कुछ कर रहे थे, हर चीज की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फोन चलाने की, इंस्टा चलाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 80%, है ना। टीवी चलाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 5%, पढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0.01%, है ना। अलग अलग चीज की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मगर अब तुम्हारी जो अम्मी जान है, तुम्हारी जो माँ है ना, वो घर के बाहर है। जैसे ही वो घर के अंदर आएंगी और जैसे ही वो गेट खोलेंगी, तभी वो मेजर करेंगी, अच्छा ये तो हमारा बच्चुआ इंस्टा चला रहा था, या ये तो पढ़ रहा था, या ये तो ये कर रहा था। लेकिन जब वो यहाँ पर नहीं है, तब तक वो नहीं जान सकती, तब तक वो कुछ नहीं जान सकती कि भाई साहब तुम क्या कर रहे थे, है ना। और सिमिलर केस है इसके अंदर, जब तक हम मेजर नहीं करेंगे, कि इलेक्ट्रॉन इधर से गया है या इधर से गया है, तो वो सुपर पोजिशन में होगा हर स्टेट की, मतलब कि वो यहां और यहां दोनों जगह से जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एग्जैक्टली बोले तो ये हो गया कि भाई साहब तुम जो थे, है ना, जब कमरे के अंदर थे तो तुम सुपर पोजिशन में थे, मतलब तुम पैरेलली हर चीज कर रहे थे, है ना। भाई साहब ये तो थोड़ा ज्यादा अजीब हो गया, ज्यादा मल्टीटास्किंग हो गए तुम, है ना। तुम पैरेलली हर चीज कर रहे थे, फोन चला रहे थे, इंस्टा चला रहे थे, पढ़ रहे थे, वगैरह वगैरह, पैरेलली हर चीज कर रहे थे। और जैसे ही मम्मी ने गेट खोला, तब तुम कोई एक चीज करने लग गए, मतलब कि पढ़ने लग गए, वरना फ्लाइंग चप्पल आ जाती, है ना, और क्या। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ी एनोलॉजी भी थोड़ी सी अजीब थी, बट ठीक ठाक लगी होगी। और इसी से फिर बड़े सारी चीजें भी आती हैं, जैसे कि श्रोडिंजर्स कैट का वो आता है। श्रोडिंजर्स कैट जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने देखा हो, पिछले ही लेक्चर में मैंने एक जिंदा और मरी हुई बिल्ली बनाई थी, है ना। तो श्रोडिंजर्स कैट का भी एक्सपेरिमेंट श्रोडिंजर भाई ने दिया था, इस चीज की जो वियर्डनेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसको भी हम कभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर आया तो बाय बाय, और बस।